डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है दिल्ली से संजय जी ने। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कहानी को सुनते हैं संजय जी की जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं पिछले 5 साल से दिल्ली की एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे की होती है और आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने वाला हूँ ये मेरे साथ पिछले साल घटी थी। ये बात सर्दियों की होगी और यहाँ पर काफ़ी धुंध पड़ रही थी। शाम के 7 बजे यहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो जाता है और धुंध में घर आने में काफ़ी परेशानी होती है। इतनी ठंड में बाहर निकलना भी बेहद परेशानी भरा होता है और शाम के 7 बजे मैं ऑटो के रास्ते अपनी कॉलोनी तक पहुंच जाता, लेकिन वहां से घर तक पहुंचने में मुझे 5 से 10 मिनट का समय लग जाता। मैं अकेला ही वहां पर चलकर घर की तरफ आता हूं और यहां पर ज़्यादा लोग नहीं मिलते। धुंध में वैसे भी लोग यहाँ कम ही निकलते हैं। रोशनी में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन एक ठंड हो और दूसरी धुंध तो लोग बाहर निकलना ज़्यादा पसंद नहीं करते। इस बार भी दिसंबर का महीना था और धुंध काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी। शाम को लगभग 7 बजे मैं तो फ्री हो गया था, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे थोड़ा सा काम दे दिया और मुझे वो भी पूरा करना ही था। लगभग ऑफिस में कोई नहीं था और सिर्फ एक सफाई वाला ही बचा था। मुझे भी उसके साथ ही यहाँ ऑफिस को बंद करके जाना था। लगभग 8 बजे मैंने सारा काम खत्म कर ही लिया और उसके बाद मुझे घर को निकलना था। मैंने एक ऑटो पकड़ा और मैं अपनी कॉलोनी तक पहुँच आया। यहाँ काफ़ी धुंध हो चुकी थी, मुझे आसपास कुछ नज़र नहीं आ रहा था। स्ट्रीट लाइट भी काफ़ी ऊंची थी, लेकिन वो भी जैसे धुंध को चीर नहीं पा रही थी। इतनी धुंध होती है दिल्ली में। मैं धीरे धीरे चलकर अपने घर की तरफ आ रहा था, लेकिन मुझे रास्ते में संजीव मिल गया। संजीव मेरा एक कज़न है जो मुझे अक्सर यहाँ पर मिल ही जाता है। वो अपने गांव से शाम के वक्त आ जाता है और मेरे घर पर 2-3 दिन बिता कर जाता है, लेकिन वो हमेशा मुझे दिन के वक्त ही मिलता है। पहली बार इतने अंधेरे में वो मुझे दिख रहा था। मैंने दूर से ही आवाज़ लगा दी थी, संजीव तू यहाँ क्या कर रहा है? इतनी रात को अपने गांव से इतनी देर में आया है? चल कोई नहीं, घर चल, धुंध बहुत ज़्यादा हो गई है, चल जल्दी से चल। उसने कुछ बोला नहीं और वो मेरे साथ चलने लगा। थोड़ी दूर तक धीरे धीरे चलते चलते मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ज़्यादातर बातों का जवाब सिर्फ सिर हिलाकर ही दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान हो। वैसे भी उसे गांव में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वो मुझसे बार बार पैसे मांगा करता था क्योंकि उसे घर से बिल्कुल पैसे नहीं मिलते थे। मैं भी उसकी थोड़ी सी मदद कर ही देता था, लेकिन आज वो ज़्यादा परेशान लग रहा था। उसके मुंह से मैंने कोई शब्द नहीं सुना। काफ़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा तो मुझे थोड़ी सी परेशानी होना शुरू हो गई। मैं उसको एक जगह रोककर पूछने लगा, आखिर आज तुझे हुआ क्या है? तुझे कुछ तो बोलना होगा। वो वहाँ पर रुककर मेरी तरफ देखने लगा और उसकी आंखों से जैसे आंसू आ गए। मैं उससे पूछना चाहता था आखिर उसे किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो इतनी रात को यहाँ क्यों आया है। मैंने फिर से उससे 2-3 सवाल पूछे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे गले से लगा लिया। मैं अब थोड़ा सा घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी परेशानी में फंस गया है। इससे पहले मैंने उसे इतना परेशान कभी नहीं देखा था। मैंने उससे कहा कि चल घर को चल, मुझे लगता है तू किसी परेशानी में फंस गया है। तब भी उसने कुछ भी नहीं कहा और वो मेरे साथ चलने लगा। मैं घर पहुंचकर अपने कमरे को खोलने लगा और मैंने देखा वो पीछे से कहीं चला गया।
मैंने वहां काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन संजीव मुझे बिल्कुल नहीं दिखा। काफ़ी दूर तक मैं चलकर गया। मैंने उसे ढूंढने की काफ़ी देर तक कोशिश की, वो मुझे दिखा नहीं। तब मैंने सोचा शायद वो आसपास गया होगा और थोड़ी देर में मेरे पास आ ही जाएगा। वैसे भी मैं फ़ोन करके उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता जा रहा था। मैं थोड़ा सा घबराना शुरू हो गया था, क्योंकि मैं कमरे के अंदर आकर भी उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो आया नहीं। काफ़ी देर तक मैं इंतज़ार करता ही रहा, लेकिन उसके बाद मुझे एक कॉल आई। ये अंकल की कॉल थी और वो गांव से मुझसे बात करना चाहते थे। मैंने सीधा फ़ोन पर यही कहा, संजीव पता नहीं कहाँ है। मेरे पास आया तो था, लेकिन अंदर नहीं आया। उसके बाद अंकल ने काफ़ी देर तक कुछ कहा नहीं। मुझे अंकल के रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लग रहा था जैसे उनके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। संजीव भी रो रहा था, अंकल भी रो रहे हैं। लगता है कोई बड़ी परेशानी हो गई है। लेकिन उसके बाद अंकल ने मुझे जो कहा, उसने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया। अंकल ने मुझे कहा कि तुम्हें पता है, संजीव की अभी अभी मौत हो चुकी है। उसका एक्सीडेंट हुआ। हम भागकर उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसे बचाया नहीं जा सका। इस बात को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। मैंने उनसे फिर से कहा, देखिए संजीव अभी अभी मुझे मिला था। धुंध में वो मेरे घर आया हुआ था, लेकिन पता नहीं वो कमरे के अंदर नहीं आया, बाहर से कहीं चला गया। अंकल काफ़ी देर तक चुप रहे और उसके बाद फिर से रोने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, राजीव भी ऐसा ही कह रहा था। अभी अभी उसकी भी कॉल आई थी। वो कह रहा था कि संजीव उसके पास आया था, वो उसे गले लगाकर रो रहा था। तभी मैंने कहा, बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। वो मुझे गले लगाकर रो रहा था। लगता है कोई परेशानी हुई थी। क्या सच में उसका एक्सीडेंट हो चुका है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अंकल ने मुझे दिलासा दिया और ये कहा, तुम्हें कल यहाँ आना होगा। अगले दिन मैं वहाँ गया। सच में संजीव की मौत हो चुकी थी और उसकी लाश को देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। कल मेरे सामने संजीव मुझे मिलने आया था, लेकिन उसकी मौत तो पहले ही हो चुकी थी। अगर संजीव की मौत हो चुकी थी, तो जो मुझसे मिलने आया था वो कौन था? क्या सच में वो संजीव की आत्मा थी? अब भी मैं लगभग अंधेरे में घर आता ही रहता हूँ और आसपास देखता ही रहता हूँ। मुझे दूर कहीं सच में संजीव दिखने का भ्रम सा होता है, लेकिन वो मेरे पास नहीं आता। जैसे धुंध में वो गायब सा हो जाता है। उसके बाद धुंध भी छटी और गर्मियाँ भी आईं। उसके बाद मुझे ऐसा भ्रम कभी नहीं हुआ। आज भी मैं उस घटना को याद करके बहुत डर सा जाता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे संजीव की याद आना शुरू हो जाती है।